15 अगस्त 2022 को देश की आज़ादी को 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं। इस अवसर पर बीते एक साल यानी 15 अगस्त 2021 से ही पूरे हिंदुस्तान में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के तहत हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है। गांव-गांव, शहर-शहर लोगों से अपने घरों और प्रतिष्ठानों पर तिरंगा फहराने की अपील की गई है। देश की जनता भी अपने प्रधानमंत्री की बात सुन आजादी के इस अमृत महोत्सव में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है। कोई तिरंगा पकड़ 7000 लोगों का ह्यूमन चेन बना रहा है, तो कोई परिवार संग अपने घरों की छत पर तिरंगा फहरा रहा है। हर कोई तिरंगे के रंग में सराबोर हो चुका है। हर तरफ उत्सव का माहौल है। क्या बच्चे, क्या बूढ़े, मजदूर हो या इंजीनियर, नेता हो या अभिनेता, हर आम से लेकर खास तक हाथों में तिरंगा पकड़ आजादी के गर्व को महसूस कर रहा है। लेकिन इस तिरंगे के पीछे की कहानी बहुत लंबी है। बीते 116 साल में 6 बार देश का झंडा बदला गया है। हालांकि ये बदलाव आजादी मिलने तक ही हुए, इसलिए आजादी की वर्षगांठ पर देशवासियों के लिए ये जानना बेहद जरूरी है कि हमारे राष्ट्र ध्वज की इस यात्रा में क्या क्या अहम पड़ाव रहे और कब कब क्या क्या बदलाव हुए। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में आखिरी बदलाव 1947 में हुआ था। उस वक्त इसे तिरंगे का नाम भी दिया गया। राष्ट्रीय ध्वज के 1906 से 1947 तक के सफर पर प्रकाश डाल रहे हैं आजाद सिपाही के विशेष संवाददाता राकेश सिंह। 1906 में मिला पहला राष्ट्रीय ध्वज। सन 1905 में बंगाल का पहला विभाजन हुआ। देश के लोगों को एक करने के मकसद से एक राष्ट्रीय ध्वज तैयार किया गया। इस झंडे को वंदे मातरम झंडे के तौर पर जाना गया था। 1906 में देश का पहला प्रस्तावित झंडा सामने आया। ब्रिटिश शासन के खिलाफ स्वदेशी आंदोलन के समय इसे सामने लाया गया था। इस झंडे को कोलकाता में फहराया गया था। इसे किसी भी तरह से मीडिया में कोई जगह नहीं मिली थी और न ही किसी अखबार में इसका जिक्र हुआ था। इस झंडे का प्रयोग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन के दौरान किया गया था। भारत की आजादी की लड़ाई जैसे जैसे तेज होती जा रही थी, क्रांतिकारी दल अपने अपने स्तर पर स्वतंत्र राष्ट्र की अलग पहचान के लिए अपना झंडा प्रस्तावित कर रहे थे। भारत का गैर आधिकारिक लेकिन पहला राष्ट्रीय ध्वज 7 अगस्त 1906 को पारसी बागान चौक, ग्रीन पार्क, कलकत्ता अब कोलकाता में फहराया गया था। इस झंडे में 3 रंग, हरे, पीले और लाल रंग की पट्टियां थीं। इसमें ऊपर की हरे रंग वाली पट्टी में 8 कमल के फूल थे, जिनका रंग सफेद था। बीच की पीली पट्टी में नीले रंग से वंदे मातरम लिखा हुआ था। इसके अलावा सबसे नीचे वाली लाल रंग की पट्टी में सफेद रंग से चांद और सूरज के चित्र अंकित थे। एक साल बाद ही 1907 में भारत को मिला दूसरा राष्ट्रीय ध्वज। पहले ध्वज को मिले हुए एक साल ही हुआ होगा कि 1907 में देश का दूसरा नया झंडा प्रस्तावित किया गया। पहले झंडे में कुछ बदलाव करके मैडम भीकाजी कामा और उनके कुछ क्रांतिकारी साथियों, जिन्हें निर्वासित कर दिया गया था, ने मिलकर पेरिस में भारत का नया झंडा फहराया था। इस झंडे में कुछ बदलाव किए गए। इस ध्वज में रंगों को भी बदला गया। सबसे ऊपर केसरिया रंग को रखा गया, बीच में पीले और नीचे हरे रंग को रखा गया। इसमें भी रंगों की 3 पट्टियां ही थी। ध्वज के बीच में वंदे मातरम लिखा था। इसमें सबसे ऊपर की पट्टी पर 8 सूरजमुखी जैसे आकार बने थे। हरे रंग वाली पट्टी में एक सूरज और एक चांद सितारे की तस्वीर बनी थी। ये ध्वज बर्लिन में हुए समाजवादी सम्मेलन में भी प्रदर्शित हुआ था। 1917 में एनी बेसेंट और तिलक ने फहराया नया झंडा। अभी करीब 1 दशक का ही समय बीता था कि 1917 में देश के लिए एक और नया झंडा प्रस्तावित किया गया। इस नए ध्वज को डॉक्टर एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक ने फहराया था। ये झंडा होम रूल आंदोलन के दौरान फहराया गया था। तीसरी बार में प्रस्तावित हुए इस नए झंडे में 5 लाल और 4 हरे रंग की पट्टियां थी। झंडे के दाहिनी छोर पर काले रंग की त्रिकोणनुमा आकृति बनी थी। वहीं बाईं तरफ के ऊपरी कोण में यूनियन जैक भी था, जबकि एक चांद तारे के साथ इसमें सप्तऋषि को दर्शाते 7 तारे भी शामिल किए गए थे। 1921 में चौथी बार बदला भारत के लिए प्रस्तावित ध्वज। आज जो तिरंगा झंडा हम देखते हैं,
उसके बनने की शुरुआत 1921 से हुई थी। करीब 4 साल ही बीते होंगे कि 1921 में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सत्र के दौरान बेजवाड़ा अब विजयवाड़ा में आंध्र प्रदेश के एक व्यक्ति ने महात्मा गांधी को एक झंडा दिया था। ये हरे और लाल रंग का बना हुआ था। गांधी जी को ये पसंद आया और उन्होंने इसमें कुछ बदलाव करवाए। उन्होंने इसमें सफेद रंग की एक पट्टी और जुड़वाई थी। वहीं देश के विकास को दर्शाने के लिए बीच में चलता हुआ चरखा भी दर्शाया था। तब कहीं जाकर इसे आजाद भारत के ध्वज के लिए स्वीकार किया गया। एक दशक बाद 1931 में फिर बदला प्रस्तावित राष्ट्रीय ध्वज। आजाद भारत की पहचान के लिए प्रस्तावित झंडा 1931 में एक बार फिर से बदला गया। नए प्रस्तावित झंडे में सबसे ऊपर केसरिया रंग, बीच में सफेद रंग और आखिर में हरे रंग की पट्टी बनवाई गई थी। इसमें बीच की सफेद पट्टी में छोटे आकार में पूरा चरखा भी दर्शाया गया था। सफेद पट्टी में चरखा राष्ट्र की प्रगति का प्रतीक बताया गया। इस नए झंडे को इंडियन नेशनल कांग्रेस ने आधिकारिक तौर पर अपनाया था। आखिरकार 1947 में देश को मिला तिरंगा। तमाम प्रयासों के बाद आखिरकार जब 1947 में देश आजाद हुआ तो देश को तिरंगा झंडा मिला। 1931 में बने झंडे को ही एक बदलाव के साथ 22 जुलाई 1947 में संविधान सभा की बैठक में आजाद भारत का नया राष्ट्रीय ध्वज स्वीकार किया गया। इस ध्वज में चरखे की जगह मौर्य सम्राट अशोक के धर्म चक्र को गहरे नीले रंग में दिखाया गया। 24 तीलियों वाले चक्र को विधि का चक्र भी कहते हैं। इस ध्वज को पिंगली वेंकैया ने तैयार किया था। इस ध्वज में वही तीनों रंगों को रखा गया जो 1931 के ध्वज में रखा गया था। इसमें ऊपर केसरिया, बीच में सफेद और नीचे हरे रंग की पट्टी है। तीनों समानुपात में है। इसकी लंबाई चौड़ाई 2x3 है। केसरिया रंग सबसे ऊपर, सफेद बीच में और हरा रंग सबसे नीचे। सफेद पट्टी के बीच में नीले रंग का चक्र है। 300 ईसा पूर्व में सम्राट अशोक ने जब पूरे भारत को एक करने की कोशिश की तो उन्होंने इसका इस्तेमाल किया था। मौर्य साम्राज्य के स्तंभों में भी ये धर्म चक्र दिखाई देता है। शीर्ष में केसरिया रंग देश की ताकत और साहस को दर्शाता है। बीच में स्थित सफेद पट्टी धर्म चक्र के साथ शांति और सत्य का संकेत है। हरा रंग देश के शुभ विकास और उर्वरता को दर्शाता है। 25 जनवरी 2002 को देश की आजादी के 55 साल बाद इंडियन फ्लैग कोड में बदलाव किया गया। इसमें 2 अहम बदलाव किए गए। पहला, किसी सामान्य दिन में भी कभी भी भारतीय राष्ट्रीय झंडा घरों, दफ्तरों, फैक्ट्री पर लगाने की छूट दे दी गई। इससे पहले घरों या प्राइवेट संस्थानों में झंडा फहराने की छूट नहीं थी। दूसरा, फ्लैग कोड में तिरंगे के साथ किए जाने वाले किसी भी तरह के अनादर को अपराध माने जाने की बात कही गई। कभी सिर्फ भगवा रंग के राष्ट्रीय ध्वज पर विचार किया गया था। जानिए राष्ट्रीय ध्वज में संघ का योगदान। 1931 में कांग्रेस ने एक 7 सदस्यों की ध्वज कमेटी बनाई। ये कमेटी 1921 में बने राष्ट्रीय ध्वज पर विचार करने के लिए बनाई गई थी। उस कमेटी में सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आजाद, मास्टर तारा सिंह, जवाहरलाल नेहरू, डी.बी. कालेलकर, डॉक्टर N.S. हार्दिकर और सीतारमैया शामिल थे। उस वक्त इस कमेटी ने तय किया कि देश का राष्ट्रीय ध्वज एक रंग का होना चाहिए। ध्वज में अगर एक रंग होगा तो इसे अपनाने में सही होगा। जो रंग भारत की प्राचीन विरासत से जुड़ा है वो है केसरिया रंग, जिसे भगवा भी कहा जाता है। एक वक्त ये भी तय हुआ कि ध्वज में चरखा होना चाहिए और उसका रंग नीला होना चाहिए। अंत में ये तय हुआ कि राष्ट्रीय ध्वज केसरिया रंग का होना चाहिए और उसके बाएं ऊपरी भाग में नीले रंग का चरखा होना चाहिए। लेकिन बाद में कांग्रेस के अधिवेशन में इस सिफारिश को माना नहीं गया। यहाँ बता दें कि कांग्रेस ने राष्ट्रीय झंडे पर चर्चा के लिए सरदार पटेल और जवाहरलाल नेहरू सहित जिन 7 लोगों की कमेटी बनाई थी, उसी ने सुझाव दिया था कि राष्ट्रीय ध्वज सिर्फ एक रंग का होना चाहिए और ये रंग केसरिया हो, जो पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करे और जो भारत की प्राचीन परंपरा के अनुरूप हो। इस कमेटी के सुझाव पर संघ प्रमुख डॉक्टर हेडगेवार बहुत खुश हुए, लेकिन डॉक्टर हेडगेवार को ये आशंका थी कि कमेटी के ये सुझाव कांग्रेस वर्किंग कमेटी में नहीं माने जाएंगे। गांधी जी खुद इसका विरोध करेंगे और कांग्रेस वर्किंग कमेटी गांधी जी की इच्छा के सामने कुछ नहीं कर पाएगी।
डॉक्टर हेडगेवार खुद दिल्ली आए और कांग्रेस के कई नेताओं से मिले, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। उस समय के राजनीतिक और सांप्रदायिक हालात को देखकर भगवा ध्वज की जगह तिरंगे को स्वीकृति दी गई। उसके बाद कांग्रेस के अधिवेशन में जो राष्ट्रीय ध्वज का स्वरूप तय हुआ, वही आगे जाकर देश का राष्ट्रीय ध्वज बना। यहाँ उल्लेखनीय है कि देश के राष्ट्रीय ध्वज में चरखे की जगह अशोक चक्र रखने की मांग वीर सावरकर ने भी की थी। सावरकर का मानना था कि राष्ट्रीय ध्वज में कम से कम एक पट्टी भगवा रंग की भी होनी चाहिए। उन्होंने कहा था कि अगर झंडे में भगवा रंग नहीं होगा तो उसे हिंदू राष्ट्रीय ध्वज नहीं मानेंगे, हालांकि वे उसका सम्मान करेंगे। उन्होंने इसके लिए हिंदू संगठनों का समर्थन भी मांगा था, लेकिन उनकी इन बातों को कभी भी सामने नहीं लाया गया। जो लोग कहते हैं कि संघ ने आजादी की लड़ाई में कुछ भी नहीं किया, उन्हें संघ की स्थापना करने वाले डॉक्टर हेडगेवार के बारे में जानना चाहिए। डॉक्टर हेडगेवार भी आजादी की लड़ाई में योगदान देते देते 2 बार जेल गए थे। उन्हें पहली बार अगस्त 1921 में नागपुर में 1 साल की जेल भी हुई थी। उस वक्त ब्रिटिश राज ने उनके भाषण पर रोक लगा दी थी, जिसे उन्होंने नहीं माना था। और दूसरी बार हेडगेवार 1930 में महात्मा गांधी के नमक सत्याग्रह के दौरान अकोला जेल में गए थे। उन्हें 9 महीने तक जेल में रखा गया था। कांग्रेस से मतभेद के बावजूद डॉक्टर हेडगेवार और संघ के कार्यकर्ताओं ने इस आंदोलन में हिस्सा लिया था। डॉक्टर हेडगेवार पहले कांग्रेस के संगठन से ही जुड़े थे, लेकिन साल 1925 में डॉक्टर हेडगेवार ने विजयादशमी के दिन संघ की स्थापना कर ली। हेडगेवार ने कांग्रेस से अलग होकर संघ की स्थापना इसलिए की थी क्योंकि उनका मानना था कि मौजूदा परिस्थितियों में हिंदू समाज को सांस्कृतिक और आध्यात्मिक तौर पर संगठित करना जरूरी था, ताकि अखंड भारत की पूर्ण स्वतंत्रता का लक्ष्य प्राप्त किया जा सके। उधर कांग्रेस ब्रिटिश राज में स्वतंत्र डोमिनियन के स्टेटस की मांग कर रही थी, वहीं हेडगेवार कहते थे कि भारत की पूर्ण आजादी का लक्ष्य होना चाहिए। जब डॉक्टर हेडगेवार कांग्रेस में थे, तब नागपुर में 1920 के कांग्रेस अधिवेशन में कांग्रेस की प्रस्ताव समिति के सामने उन्होंने 2 प्रस्ताव रखे थे। उसमें एक था पूर्ण स्वतंत्रता का लक्ष्य। इसके 9 साल बाद और संघ बनने के 4 साल बाद 1929 में पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पारित किया गया। जो बात डॉक्टर हेडगेवार 9 साल पहले ही कह चुके थे, उस बात पर 9 साल बाद कांग्रेस की सहमति बनी। जब कांग्रेस ने ये प्रस्ताव पारित किया, तब डॉक्टर हेडगेवार ने संघ की शाखाओं में इसका अभिनंदन करने के लिए कहा। जब कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाना तय हुआ, तो डॉक्टर हेडगेवार ने इसका समर्थन किया। इससे साफ है कि संघ और तिरंगे को लेकर जो भ्रम फैलाया गया है, अगर इतिहास टटोला जाए तो बहुत कुछ निकलेगा। 25 दिसंबर 1934 को वर्धा में महात्मा गांधी आरएसएस के कैंप में गए थे। वहां संघ के नेता अप्पाजी जोशी ने महात्मा गांधी को पूरा कैंप घुमाया। महात्मा गांधी कैंप की प्लानिंग देखकर हैरान रह गए। उन्हें तब और हैरानी हुई जब उन्होंने देखा कि स्वयंसेवक बिना किसी जाति या भेदभाव के साथ काम कर रहे हैं। स्वयंसेवकों ने गांधी जी को बताया कि यहाँ किसी वर्ग में भेदभाव नहीं होता। यहाँ पर कई स्वयंसेवक तो एक दूसरे की जाति भी नहीं जानते, न ही उन्हें इसमें कोई दिलचस्पी है। गांधी जी ये सब कुछ जान हैरान रह गए। उन्होंने संघ नेता अप्पाजी जोशी से पूछा कि आपने ये सब कैसे कर दिया। उस दौर में छुआछूत जैसी सामाजिक बीमारी को खत्म करना नामुमकिन जैसा था। गांधी जी ने पूछा कि संघ में ये कैसे संभव हुआ। तब अप्पाजी जोशी ने कहा कि यहाँ पर सब लोगों में एक ही भावना है कि सब हिंदू हैं। ये डॉक्टर हेडगेवार की वजह से संभव हो पाया। आपदा के समय आरएसएस हमेशा आगे रहा है। भारत पर जब भी आपदा पड़ी है, आरएसएस आगे रहा है। संघ के स्वयंसेवकों ने अक्टूबर 1947 से ही कश्मीर सीमा पर पाकिस्तानी सेना की गतिविधियों पर बगैर किसी प्रशिक्षण के लगातार नजर रखी। ये काम न नेहरू माउंटबेटन सरकार कर रही थी, न हरि सिंह सरकार। उसी समय जब पाकिस्तानी सेना की टुकड़ियों ने कश्मीर की सीमा लांघने की कोशिश की, तो सैनिकों के साथ कई स्वयंसेवकों ने भी अपनी मातृभूमि की रक्षा करते हुए लड़ाई में प्राण दिए। विभाजन के समय दंगे भड़कने पर जब नेहरू सरकार पूरी तरह हैरान परेशान थी, संघ ने पाकिस्तान से जान बचाकर आए शरणार्थियों के लिए 3000 से ज्यादा राहत शिविर लगाए थे
1962 में जब भारत चीन युद्ध हुआ तब वो आरएसएस ही थी जिसने नेफा बॉर्डर पर जवानों की मदद की थी। सेना की मदद के लिए देश भर से संघ के स्वयंसेवक जिस उत्साह से सीमा पर पहुंचे उसे पूरे देश ने देखा और सराहा। सैनिक आवाजाही मार्गों की चौकसी, प्रशासन की मदद, रसद और आपूर्ति में मदद और यहां तक कि शहीदों के परिवारों की भी चिंता। आरएसएस की देश सेवा देखकर जवाहरलाल नेहरू को 1963 में 26 जनवरी की गणतंत्र दिवस परेड में संघ को शामिल होने का निमंत्रण देना पड़ा। परेड करने वालों को आज भी महीनों तैयारी करनी होती है, लेकिन मात्र 2 दिन पहले मिले निमंत्रण पर 3500 स्वयंसेवक गणवेश में उपस्थित हो गए। 1971 में ओडिशा में आए भयंकर चक्रवात से लेकर भोपाल की गैस त्रासदी तक, 1984 में हुए सिख विरोधी दंगों से लेकर गुजरात के भूकंप, सुनामी की प्रलय, उत्तराखंड की बाढ़, कारगिल युद्ध के घायलों की सेवा तक और अभी हाल में फैली कोरोना महामारी में आरएसएस ने जिस प्रकार से गांव-गांव जाकर लोगों की मदद की, ये देश ने देखा है। संघ ने राहत बचाव और देश सेवा का काम हमेशा सबसे आगे बढ़कर किया है, लेकिन कभी भी प्रचार नहीं किया क्योंकि डॉक्टर हेडगेवार का मानना था कि संघ का प्रचार प्रसार जरूरी नहीं है, मदद करने की भावना जरूरी है। आजाद सिपाही के विशेष में अभी इतना ही। आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप हमारे फेसबुक पेज को भी जरूर फॉलो करें और भी अधिक खबरों के लिए पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। धन्यवाद।